अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और लाइफ बहुत मज़े में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खानदानियाल, सीए फाइनलिस्ट, योर इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर, हमने डिमांड पढ़ा, सर हमने सप्लाई पढ़ा, फिर हमने मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा, फिर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। सर बहुत ही डिटेल में जाके हमने ये चीजें पढ़ी। सर अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है फर्म इक्विलिब्रियम। फर्म कौन से पॉइंट पर अपने मैक्सिमम लेवल पर होती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पर होती है। तो सर फर्म कौन से पॉइंट पर होगी जहां पे वो मैक्सिमम क्या कर रही होगी, प्रॉफिट कमा रही होगी। क्या कर रही होगी, मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर रही होगी। तो सर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हमारा आज का एजेंडा है, सॉरी, वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सरखान दानियल, सीए फाइनलिस्ट। सर हमारा एजेंडा क्या है आज का? हमारा एजेंडा है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट, लॉन्ग रन क्या होता है, शॉर्ट रन क्या होता है, रिटर्न टू स्क्वायर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। सही है सर। ये लेक्चर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। इसी में पढ़ेंगे लॉन्ग रन और शॉर्ट रन भी। सर एक पढ़ेंगे रिटर्न टू स्क्वायर जो हमारा पार्ट 2 होगा। ठीक है सर। सर आगे बढ़ते हैं। सर प्रोडक्शन फंक्शन। सर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? सर प्रोडक्शन फंक्शन के लिए अगर मैं आपको सादा खुशबू में बताऊं, सादा जबान में बताना चाहूं, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इनपुट और आउटपुट का रिलेशन। इनपुट और आउटपुट का रिलेशन। प्रोडक्शन फंक्शन कुछ भी नहीं है, इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप है। इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप है। सर फर्म कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होगी? फर्म कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होगी? सर जहाँ पे फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही होगी, जहाँ पे फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही होगी। और सर प्रॉफिट कमाने के लिए प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अकाउंटिंग में ये पढ़ा है आपने कि अगर रेवेन्यू इनकम में से खर्चे माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाता है, इनकम में से खर्चे माइनस कर दो तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। तो सर पहले जैसे हमने मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम कब आती है? जब मार्केट और डिमांड और सप्लाई आपस में कट कर रहे हो। तो हमने उससे पहले क्या पढ़ा था? डिमांड पढ़ी थी। उससे पहले क्या पढ़ी थी? सप्लाई पढ़ी थी। फिर मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा था। बिल्कुल इसी तरीके से फर्म इक्विलिब्रियम जब पढ़ेंगे तो हम पहले कॉस्ट को पढ़ेंगे, फिर रेवेन्यू पढ़ेंगे, फिर फर्म इक्विलिब्रियम निकालेंगे। क्या सर प्रोडक्शन फंक्शन कॉस्ट और रेवेन्यू का रिलेशन है? नहीं सर। प्रोडक्शन फंक्शन किसका रिलेशन है? इनपुट और आउटपुट का। इनपुट और आउटपुट का। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ रही होगी। रेवेन्यू और कॉस्ट का रिलेशनशिप नहीं है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है। एग्जाम्पल लेते हैं एक किसान की। सर एक किसान है जिसके पास एक लैंड है, 1 एकड़ लैंड है। एक उसके पास वो है, ट्रैक्टर है, और वो खुद वहां पे काम करता है और वो खुद इसी का मालिक है। तो मैंने कहा आप इकोनॉमिक्स के लिहाज से आप कौन है? फर्म है। किसान को कहा आप क्या है? फर्म है। तो आप कब कब वो होते हैं, क्या कहते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, कब खुश होते हैं? है? आप फर्म में तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? किसान ने बोला यार जब ज्यादा प्रॉफिट होता है मुझे। किसान ने क्या बोला? जब मुझे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो मैंने बोला मतलब ज्यादा से ज्यादा सेलिंग प्राइस दो, ज्यादा से ज्यादा सेलिंग प्राइस दो और कम से कम कॉस्ट हो, तो आप इक्विलिब्रियम पे आओगे। किसान ने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि क्या बोल रहा है, मैं ये चाहता हूं कि कम से कम इनपुट लगाऊं और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ जाए। क्या बोल रहा है? मैं कम से कम इनपुट लगाऊं, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ जाए। सर कम से कम ज्यादा से ज्यादा सेलिंग प्राइस हो, कम से कम कॉस्ट हो। सर इससे क्या होगा? सर इनपुट मेरे ज्यादा लग रहे होंगे और आउटपुट बहुत कम आ रहा होगा। बात समझ आ रही है? मैं जैसा आप पे मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप क्या वैसे ही बदले में आउटपुट दे रहे हैं मुझे? सर ये क्या है, मैं इनपुट बहुत ज्यादा दे रहा हूँ, आउटपुट मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। बात समझ आ रही है?
बात समझ आ रही होगी। सर इसी तरह से किसान बोल रहा है भाई मैं ये नहीं चाहता कि मेरी सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा हो और कॉस्ट मेरी कम हो, मैं ये चाहता हूं कि मेरा इनपुट बहुत कम हो और आउटपुट मेरा बहुत ज्यादा हो। सर इनपुट क्या होते हैं? सर हमने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, इनपुट का मतलब है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन से प्रोडक्शन? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार तरह के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सर इस केस में किसान क्या है? एंटरप्रेन्योर है, किसान ही लेबर है। समझ आ रही है? ऐसा भी पॉसिबल होता है। सर कैपिटल क्या है? कैपिटल वो चीज जो इंसान ने बनाई है, ट्रैक्टर है। सर लैंड क्या है? अल्लाह ने बनाई है, जमीन है। बात समझ आई? चारों चीजों से मिलकर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसान काश्तकारी कर रहा है या नहीं कर रहा? आउटपुट को क्या कहते हैं? सर प्रोडक्शन कहते हैं। और प्रोडक्शन की दो टाइप्स होती है, या तो वो गुड्स होगी या फिर वो सर्विस होगी। सर मैथ्स में आपने पढ़ा था कि एक क्या कहते हैं 10 यूनिट 10 लोग बना रहे हैं, तो 20 यूनिट कितने लोग बनाएंगे? तो आप कहते थे 20 यूनिट 10 यूनिट 10 लोग बना रहे हैं, तो 1 यूनिट एक बंदा बना रहा है, तो 20 यूनिट 20 लोग बनाएंगे। आपने ऐसे ही पढ़ा था मैथ्स में। सर मैथ्स कहती है अगर इनपुट जितना आप डालोगे उतना ही आउटपुट आएगा। सर मैथ्स कहती थी, लेकिन ये सर मैथ्स हम अकाउंटिंग और मैथ्स को इकोनॉमिक्स में बहुत बार गलत साबित कर चुके हैं। सर इस बार भी मैं यहाँ पे मैथ्स को गलत साबित करूंगा कि मैथ्स के अकॉर्डिंग आप जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इनपुट इंक्रीज करेंगे उतना ही प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। सर मैथ्स ये कहती है, लेकिन इकोनॉमिक्स कहती है आप बहुत ही गलत बात कर रहे हैं, आप बहुत ही गलत बात कर रहे हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है 1+1 दो नहीं होते सर, क्या होते हैं? 11 होते हैं। क्या होते हैं? 11 होते हैं। 1+1 दो नहीं होता, बल्कि क्या होते हैं? 11 होते हैं। सर ये बात समझ नहीं आई, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर आपके घर है, आपके पास एक घर है, उसमें एक ही कमरा है, एक कमरा है, तो ये उस कमरे में हमने बोला क्या कहते हैं भाई ये एक कमरा कितने दिन में हो जाएगा? उसने बोला यार एक दिन में छत होगी, एक दीवार होगी। उसने बोला 4 दिन में ये कमरा हो जाएगा। कितने दिन में कमरा हो जाएगा? सॉरी 5 दिन में कमरा हो जाएगा। सही है, कितने दिन में हो जाएगा? 5 दिन में एक कमरा हो जाएगा और मैं खुद अकेला करूंगा। मैंने बोला अगर तुम अपने दोस्त को भी ले आओ साथ तो कितने दिन में कर दोगे? उसने बोला यार फिर मैं 2 दिन में कर दूंगा, फिर मैं 2 दिन में निपटा देंगे हम लोग। बात समझ आ रही है? सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने इंक्रीज हुए हैं? एक बंदा से दूसरा बंदा, एक यूनिट इंक्रीज हुआ ना। सर नंबर ऑफ डेज कितने डिक्रीज हो गए? सर पहले वो 5 बोल रहा था, वो 2 बोल रहा है, कितने डिक्रीज हो गए? 3 डिक्रीज हो गए। तो समझ आ रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि मैं एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐड कर लूं तो क्या हो जाता है? सर मेरी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, मेरी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। बेटा कॉन्सेप्चुअली समझ आ रही है नहीं आ रहा है? मैं कलर करवाने चाहता हूँ, मैं घर बनाना चाहता हूँ, मैंने बोला यार मेरा घर बना दो, ये कितने दिन में बनाओगे? उसने बोला यार मैं अकेला हूँ, मेरा लेबर लगेगा, मजदूर लगेगा, तो हमें 2 महीने लगेगा बनाने में। मैंने बोला 10 लोगों को और ले आओ, 10 लोगों को और ले आओ। अब कितने महीने लगेंगे? उसने बोला 15 दिन में बना दूंगा। उसने बोला 15 दिन में बना दूंगा। सर क्या पॉसिबल होता है ऐसा प्रैक्टिकली? सर बिल्कुल पॉसिबल होता है। सर जैसे जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते हैं आप, आपकी प्रोडक्शन क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है। आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही होती है। मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या होना था? पहले 1 यूनिट आ रहा था है, तो कितने दिन में बना रहा था? कलर हो रहा था मेरे घर में 5 दिन में। तो अब 2 यूनिट आ रहे हैं, मतलब टोटल 2 है, लेकिन चेंज कितना हुआ? एक से हुआ, मतलब एक एक्स्ट्रा आ रहा है। तो सर एक दिन कम होना चाहिए था ना, एक दिन कम होना चाहिए था ना, 3 दिन कम क्यों होगा? बात समझ आ रही है? सर तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। सर यानी कि मैं कम से कम, किसान बोल रहे हैं मैं कम से कम बीज डालूं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। मैं कम से कम बीज डालूं, कम से कम पानी यूज करूं, कम से कम ट्रैक्टर यूज करूं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। सर एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? सर दूसरा कॉन्सेप्ट ये 11-11-5 होते हैं, 11-11-5 होते हैं। सर ये नहीं समझ आया? सर एक ही कमरा है, एक कमरा है, आपने बोला एक कमरा बनाओगे, एक कमरे को कलर करना है, तो आप अकेला बंदा कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। आपने बोला दो कर दे, दो होंगे, तो उसने बोला 2 दिन में। मैंने बोला 10 ले आ, मैंने बोला 10 ले आ, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हो गए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हो गए। सर कितने एक्स्ट्रा हो गए? सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो गए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होगा। सर एक कर रहा होगा एक जगह कलर, दूसरा कर रहा होगा दूसरी जगह कलर। सर 10 बंदे एक कमरे में कलर करते हुए पॉसिबल है? सर यानी कि आपने इतने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐड कर दिए कि उसकी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन
डिक्रीज हो गई है सर। अब वो घर में जब कलर होगा वो 10 बंदे कलर नहीं कर सकते सर, मैक्सिमम 2 या 3 लोग कर सकते हैं, समझ आ रही है? एक उनका हेल्पर ही करते हैं, 2 बंदे कलर कर रहे हो दीवार पे, समझ आ रही है? सर 10 बंदे ऐड कर दिए तो सर आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्शन, आपकी आउटपुट सर डिक्रीज हो जाएगी। तो सर ये 1 + 1 क्या है? 11, और 11 + 11 क्या है? 5। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आएगी। तो सर प्रोडक्शन फंक्शन कहता है, प्रोडक्शन फंक्शन कहता है कि इनपुट और आउटपुट का रिलेशन, इनपुट और आउटपुट के रिलेशन की स्टडी को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, बात समझ आ रही है? सर प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह से डिवाइड होता है, एक शॉर्ट रन होता है और एक लॉन्ग रन होता है। सर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या फर्क है? शॉर्ट रन का मतलब है कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है और कुछ फिक्स है, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है, कुछ फिक्स है। और लॉन्ग रन का मतलब क्या है? सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है, सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है। बात समझ आ रही है आपको? सर समझ नहीं आ रही, मैं मिसाल देता हूँ वही किसान वाली। किसान को हमने बोला यार तुम 1 एकड़ में, तुम्हारे पास एक ट्रैक्टर है, तुम्हारे पास, तुम अकेले काम करते हो, तुम इस जमीन में कितने टमाटर उगा लेते हो? उसने बोला 100 किलो। उसने बोला 100 किलो। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला अगर मैं तुम्हारे को एक और बंदा ला दूं तो आप कितने उगा पाओगे? उसने बोला 150 किलो। कितना? 150 किलो। समझ आ रही है? सर एक बंदे से 50 किलो, एक बंदे से 50 किलो टमाटर इंक्रीज कर गया, एक बंदे से 50 किलो टमाटर इंक्रीज कर दिया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट इंक्रीज करेंगे? 1 यूनिट। आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ? 50% से ज्यादा इंक्रीज हो गया। समझ आ रही है? 50% से ज्यादा इंक्रीज हो गया। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है सर। अगर यूनिट से बात करें तो 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, वहां पे 500 यूनिट इंक्रीज हुआ। तो ये 1 + 1 वाला सीन है सर। जो बंदा ऐड किया है वो कौन है? वो वेरिएबल है। वो कौन है? वो वेरिएबल है सर। यहाँ पे अगर वो बोलता ट्रैक्टर ऐड करना तो ट्रैक्टर भी ऐड कर देता। समझ आ रही है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसके पास क्या क्या है? एक वो खुद है जो एंटरप्रेन्योर है, वो खुद भी लेबर है, लेकिन अगर वो लेबर के एक और उसको लेबर मिल जाए तो ज्यादा अच्छे से काम हो सकता है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ सकती है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी सर। लेकिन फिर मैंने बोला अगर मैं तीसरा बंदा ले आऊं तो अब क्या 200 किलो उगा दोगे? उसने बोला यार मेरे पास जमीन ही फिक्स है, मेरे पास जमीन जो है ना वो 1 एकड़ है। उससे पहले मैं आधी जगह, मतलब 3/4 जगह में वो करता था, या आधी जगह काश्तकारी करता था, तो मैं 100 किलो उगा पाता था। अब तुमने दूसरा बंदा ले आया है तो मैं 150 किलो उगा सकता हूँ। सर अब जमीन में जगह ही नहीं है, मैं उगाऊंगा कैसे? बात समझ आ रही है? तो सर क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स है, जमीन क्या है? फिक्स है। तो उसने मुझे बोला आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, कुछ साल बाद 3-4 साल बाद मैं पैसे जमा करके ये बराबर वाली जमीन खरीद लूंगा, ये बराबर वाली जमीन खरीद लूंगा। तो फिर हम मैं 200 क्या 250 किलो भी उगा सकता हूँ, 200 क्या 250 किलो भी उगा सकता हूँ। बात समझ आ रही है? सर यानी कि किसान के पास शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है और कुछ फिक्स है। और ज्यादातर फिक्स क्या होते हैं? लैंड होती है। ज्यादातर फिक्स क्या होता है? लैंड होती है, यानी कि अल्लाह की बनाई हुई चीज है। बात समझ आ रही है? सर लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। सर ये जो लैंड फिक्स थी वो लॉन्ग रन में, यानी कि दूसरी जमीन आ जाएगी तो वो भी वेरिएबल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। यानी कि शॉर्ट रन, इन शॉर्ट क्या है? ऑल सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल और सम फिक्स। और लॉन्ग रन क्या है? ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। सर लॉन्ग रन में पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे रिटर्न टू स्केल, शॉर्ट रन में पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन। बात समझ आ रही है? सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन कब पढ़ते हैं? जब शॉर्ट रन होता है। शॉर्ट रन को कैसे पता चलता है कि वेरिएबल और फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दोनों मौजूद होते हैं? सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन सर इसके भी 2 पार्ट्स है, एक है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और एक है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। यानी कि वो कहता है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आप वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते जाए, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आप वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी, मार्जिन ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। और एक वक्त आएगा कि वो मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल पे चली जाएगी और एक वक्त आएगा वो डिक्रीज होने लगेगी। सर बात समझ आई या नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं आई सर। समझाने की कोशिश करते हैं भाई। ये देखे जब हमने किसान को एक बंदा दिया तो किसान ने क्या कहा कि मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। लैंड फिक्स है, उस पर वेरिएबल कौन आया? लेबर आया। लेबर कौन है? वेरिएबल है। फिक्स फिक्स रेंट पे
लैंड पर वेरिएबल प्रोडक्शन ऐड किए तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किसान की इंक्रीज हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। सर इसी तरह अगर हम किसान को 100 बंदे देते उस जमीन पर, उस किसान को 100 बंदे देते, बोलते हैं काम करवाओ इनसे, सर क्या अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी? वेरिएबल प्रोडक्शन इतने इंक्रीज होगा, कोई क्या कहते हैं वो कर रहा होगा, मतलब एक बंदा आया होगा उसने पहले खुदाई की होगी, दूसरा बंदा आया होगा उसने बीज डाला होगा, तीसरा बंदा आया होगा दोबारा खुदाई करके चला गया होगा, चौथा बंदा आएगा दोबारा बीज डालेगा। बात समझ आ रही है? तब लोग आपस में डिसमैच हो जाएंगे। सही है, कोई भी डिसिप्लिन नहीं होगा, जो जिसकी मर्जी होगी वो कर रहा होगा। सर इसी तरह कलर वाली एग्जाम्पल लेते हैं। सर कलर वाली एग्जाम्पल में हमने क्या कहा? कलर वाली एग्जाम्पल में हमने ये कहा था कि अगर एक दो बंदे कलर कर रहे हैं या तीन बंदे कलर कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर 10 लोग कलर करने आ गए कमरा, सर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने लगेगी। बात समझ आ रही है? सर इसी तरीके से मैं एक लेक्चर बनाता हूँ, मेरी अच्छा होता है, सर मैं दूसरा लेक्चर बनाता हूँ उसी सीटिंग में, उससे भी अच्छा होता है, सर तीसरा लेक्चर बनाता हूँ उससे भी अच्छा होता है, क्योंकि मैं एक जोन में चला जाता है, मेरा माइंड एक जोन में चला जाता है। लेकिन सर क्या अगर मैं पूरी रात बैठ के पूरे दिन बैठ के लेक्चर बनाता रहूं, सर एक वक्त आएगा कि मैं अपने ऑप्टिमम लेवल पे चले जाऊंगा, सर उसके बाद में थकने लग जाऊंगा और मेरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। सर मैं वेरिएबल हूँ, टाइम मैं कौन हूँ? खुद वेरिएबल हूँ। समझ आ रही है? बाकी सारी चीजें फिक्स है, तो मैं अपने आप को ऐड करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, टाइम ऐड करे जा रहा हूँ। सर इससे मेरी प्रोडक्टिविटी एक वक्त आएगा इंक्रीज होगी और दूसरा वक्त आएगा डिक्रीज होने लग जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ चुकी होगी मेरा बच्चा। आ गई या नहीं आ गई भाई, बताएं मुझे आप। है तो सर अगर शॉर्ट में बात की जाए, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, नजला हो रहा सॉरी, प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह से होते हैं। सही है, और सॉरी प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशनशिप है किस चीज के दरमियान? इनपुट और आउटपुट के दरमियान, इनपुट और आउटपुट के दरमियान, इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। बात समझ आ रही है आपको? सर प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह से पढ़ा जा सकता है, एक शॉर्ट रन में और एक लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन का मतलब ये है कि जिसमें सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल और सम आर गुड्स, सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सम आर फिक्स। सही है। सर लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होंगे। सर सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। बात समझ आ रही है आपको ये बात? सर अब शॉर्ट रन में जो लॉ है उसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन के भी दो हिस्से हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन के भी दो हिस्से हैं। सर एक है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, एक है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब ये है कि अगर फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आप वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते जाएंगे तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती जाएगी। सर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम लेवल पर होगी, और फिर अगर आप ज्यादा ऐड करेंगे वेरिएबल प्रोडक्शन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में तो सर आप डिक्रीज कर दी जाएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, वो कहलाएगा लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। सर लॉन्ग रन में लॉ जो पढ़ते हैं उसको कहते हैं रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल। सर उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। सर डिस्क्रिप्शन फॉर्म पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन फॉर्म, इफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, बोला अगर यूनिट्स वेरिएबल प्रोडक्शन के लाइक एग्जांपल लेबर आर एडेड टू फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड और कैपिटल, बोला लैंड और कैपिटल में अगर हम लेबर को ऐड करेंगे इनिशियली शुरुआत में, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट विल इंक्रीज, बोला मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट इंक्रीज होगी। हाउएवर, हाउएवर आफ्टर अ सर्टेन लेवल, एक पॉइंट के बाद ऑप्टिमम लेवल के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिमिनिश, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज होने लगेगी। बात समझ आ रही है आपको? सर ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन का, प्रोपोर्शन का सॉरी क्या डिस्क्रिप्शन फॉर्म, यानी कि वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम जितने ऐड करते जाएंगे तो हमारी शुरुआत में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एक वक्त आएगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने लगी। जो इंक्रीज होगी उसको कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, और जो डिक्रीज होगी उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के या लॉ ऑफ रिटर्न या प्रोडक्टिविटी के दो लॉ है। ये वाला है, इफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन यानी कि लेबर आर एडेड टू फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनिशियली द मार्जिन
प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट विल इंक्रीज, सर ये है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, however after a certain point the marginal product will diminish, ये है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। सर इसी को टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। सर ये दो ये बॉक्स और ये बॉक्स क्या है, सर ये बॉक्स है इनपुट और ये बॉक्स है आउटपुट, इतनी बात समझ आती है। सर इनपुट में बता रहा है कि ये वेरिएबल प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये फिक्स है। सर इससे क्या बात साबित हो रही है, ये कौन सा शॉर्ट रन है लॉन्ग रन है भाई, सर ये है शॉर्ट रन, समझ आ रही है बात, ये क्या है शॉर्ट रन जिसमें कुछ फिक्स हो कुछ वेरिएबल हो, इतनी बात समझ आती है आपको, ठीक है सर। सर वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो रिलेशन है किसके साथ, ये इनपुट है, ये क्या है इनपुट है, ये इनपुट इंक्रीज कर रहा हूं मैं, सर ये तो फिक्स है ना, क्योंकि ये इनपुट इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरी आउटपुट क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट, आउटपुट क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट, ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी उसको देख रहे हैं। सर इनपुट यानी कि वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जैसे जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में क्या इंपैक्ट आ रहा है, यानी कि आउटपुट में मेरा क्या इंपैक्ट आ रहा है, सर इस लॉ को पढ़ने का नाम क्या है प्रोडक्शन फंक्शन, इसको क्या कहेंगे प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे, बात समझ आ रही है। इन दोनों को वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ लो, क्या पढ़ लो प्रोडक्शन फंक्शन को मतलब यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, बात समझ आ रही है। वेरिएबल और फिक्स क्या बता रहा है, ये शॉर्ट रन है, वेरिएबल और फिक्स क्या बता रहा है, ये शॉर्ट रन है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही है। फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 1 1 1 1 1 1 है, अपने पास अज्यूम कर लिया, आप 10 अज्यूम कर लिया, 100 अज्यूम कर लिया, 1000 अज्यूम कर लिया, कोई मसला नहीं है। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पहले 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, 4 4, ऐसे हमने अज्यूम कर लिया। सर टोटल प्रोडक्ट कैसे निकाली हमने, देख ले भाई, जब फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था यानी कि सिर्फ जमीन थी और कुछ भी वेरिएबल नहीं था, ना हमने लेबल लगाई थी, ना कोई हमने कुछ और लगाया था, तो कुछ प्रोडक्शन हुई होगी नहीं हुई होगी, तो जब टोटल कोई प्रोडक्शन नहीं होती टोटल यूनिट भी क्या होंगे 0 होंगे। जब हमने एक यूनिट लगाया, एक यूनिट वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इंक्रीज किया तो एक यूनिट मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गई इंक्रीज हो गई, समझ आ रही, फिर दूसरा यूनिट लगाया तो 2 यूनिट से इंक्रीज हो गई, फिर तीसरा, फिर ये मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होती जा रही है, समझ आ रही है। मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब बताऊं क्या है, सर मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ी है आपने, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट कर देते हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। सर तो सर यहाँ पर भी टोटल प्रोडक्ट से मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट हो रही है, टोटल प्रोडक्ट से मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट हो रही है, ना कि मार्जिनल प्रोडक्ट से टोटल प्रोडक्ट, बात समझ आ रही है, टोटल प्रोडक्ट से मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट हो रही है, ना कि मार्जिनल प्रोडक्ट से टोटल प्रोडक्ट। सर वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे ऐड कर रहा हूँ, सर टोटल प्रोडक्ट पहले कितनी है 0, दूसरे पॉइंट पे कितनी है 1, तीसरे पॉइंट पे कितनी है 3, चौथे पॉइंट पे कितनी है 6, चौथे पॉइंट पे सॉरी पांचवें पॉइंट पे कितनी है 10, फिर पांचवें 13, 15, 16, सर ये याद कर लिया आपको। अब इससे डिफरेंस निकालोगे, सर पहले का तो 0 ही आएगा, कोई था नहीं, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट कितना आया 1, चेंज इन वेरिएबल प्रोडक्शन 1, तो आंसर क्या आ गया मार्जिनल प्रोडक्ट का 1, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट 3 माइनस 1 2, चेंज इन टोटल वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना 1, तो 2 डिवाइड बाय 1 2, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट 3 माइनस 6 माइनस 3 3, और 3 माइनस 2 1, तो 3 डिवाइड बाय 1 3, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी आपको, सही है। इसी तरह हमने मार्जिनल प्रोडक्ट निकाला, सर ये नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है क्या, सर जैसे जैसे मैं वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा हूं मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन सर एक वक्त आ रहा है वो वापसी क्या करने लग गई डिक्रीज करने लग गई। सर जो ये रेड वाला पॉइंट है इसको कहेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, और सर ये ग्रीन वाला पॉइंट है इसको कहेंगे लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। मार्जिनल प्रोडक्ट आपको निकालना आ गई होगी, मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर इसलिए बताया था चेंज कैसे निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, बात समझ आ रही है। एक एग्जांपल लेते हैं, रिजवान, रिजवान को आप सब जानते होंगे, सर रिजवान ने इस मैच में कितना स्कोर किया, ये है मार्जिनल स्कोर, सही है। रिजवान ने पहले मैच और दूसरे मैच में, मिसाल के तौर पर रिजवान ने 2 मैच ही खेले, पहले मैच में उसने 100 रन बनाए, दूसरे मैच में उसने 50 रन बनाए,
तो पहले मैच के जो अपने रन है वो मार्जिनल रन, सही है 100। दूसरे मैच में कितने बनाए 50, ये क्या है मार्जिनल स्कोर है या मार्जिनल रन है, समझ आ रही है। टोटल रन कितने हैं सर, पहले मैच तक कितने उसके 100, दूसरे मैच तक कितने 150, बात समझ आ रही है सर। ये टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ स्कोर के साथ। रिजवान के पहले मैच के जो स्कोर है वो 100 है, और टोटल पहले मैच तक कितने स्कोर है उसके 100, दूसरे मैच के उसके मार्जिनल स्कोर है कितने 50, और टोटल स्कोर कितने हैं आप 150, बात समझ आ रही है। सर एवरेज कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 2 मैच खेले ना भाई, तो एवरेज कितने हैं 175, एवरेज कितने 75 स्कोर बनाए उसने 2 मैच में एवरेज, बात समझ आ रही है। मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट से, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट से। सर इधर तो 0 आएगा, इधर क्या है 1, टोटल प्रोडक्ट कितनी है 1 प्लस, हाँ भाई कितनी है एवरेज प्रोडक्ट, अच्छा यहाँ पर ये गलती, ये थोड़ा ये राउंड में लिया हुआ है, वरना ये 1.50 वगैरह आता है, देखिए ये ऐसा करता है। यार अच्छा इसको मैं थोड़ा, मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा है ये क्या है, ये ये चार्ट कैसे हुआ है, गेस्ट मुझे लग रहा है इसमें मिस्टेक्स हो गई है, तो इसको हम दोबारा देखते हैं थोड़ी देर। तो सर ग्राफ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ग्राफ पढ़ते हैं, या इसी को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है दो, ये दो कैसे आया होगा, एवरेज प्रोडक्ट निकालिए, एवरेज कैसे निकालिए भाई, चेंज इन टोटल, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, तो टोटल प्रोडक्ट है एक, टोटल यूनिट है एक, तो यहाँ पे एक आना चाहिए, सर ये गलत है सर, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितनी है 3, और टोटल वो कितने फैक्टर प्रोडक्शन 2, तो यहाँ पे 1.5 आना चाहिए, समझ आ रही है सर, ये गलत है, यहाँ पे एक आना चाहिए, यहाँ पे 1.5 आना चाहिए, फिर ये कितने हो गए सब मिला के 6, 6, और यूनिट कितने 3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये देखें 1 2 3 और 3 6, 6 टोटल प्रोडक्ट है, ये देखें ये 6 आ रहा है, 6 टोटल प्रोडक्ट है, सही है। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने 3 है, तो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, यानी कि पहले में 1 फिर 1.5 फिर 2, बात समझ आ रही है। फिर चौथा ये 10 है, और ये क्या है डिवाइड बाय 4, 10 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, हाँ, 10 डिवाइड बाय 4 हो गया, ये कोई 2.8, सही है। पहले में क्या आया 1, फिर आया 1.5, फिर आया 2, फिर आया क्या 2 पॉइंट समथिंग, सही है। फिर 13 डिवाइड बाय 5, फिर क्या आया 13 डिवाइड बाय 5, फिर भी 5 वन 5, 5 टू 10, 5 3 15 होता है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, फिर 6 डिवाइड बाय 2 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर ये ऐसा कुछ आएगा, समझ आ रही है, ये डिक्रीज कर रहा होगा। अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताऊं आपको, क्या भाई आ, देखो 10 डिवाइडेड बाय 4 तो आ रहा है 2.5, तो ये 13 डिवाइडेड बाय 5 तो आ रहा है 2.6, सही है, और 15 डिवाइडेड बाय 6 तो आ रहा है 2.5, डिक्रीज होता हुआ नजर आया, 2.6 के बाद 2.5, फिर आ रहा है 16 डिवाइडेड बाय 7 तो क्या आ रहा है 2.2, समझ आ रही है, मतलब वेरिएबल वो एवरेज प्रोडक्ट में क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। सर ये बात समझ नहीं आई, मेरी बात समझे, समझने की कोशिश करें, रिजवान है, रिजवान है, रिजवान का एवरेज स्कोर कुछ भी है, मिसाल के तौर पर 100 है, कितना है 100 है, अगर अगर उसने जो अभी मैच खेला है अगर उसका स्कोर 100 हुआ, अगर उसका स्कोर क्या हुआ 100 हुआ, तो एवरेज स्कोर में कोई फर्क पड़ेगा, मार्जिनल स्कोर की बात करूंगा, मतलब उस मैच का स्कोर 100 हुआ तो एवरेज तो कोई फर्क पड़ेगा। मिसाल के तौर पे पहले मैच में उसने 100 रन बनाए, दूसरे मैच में 100 रन बनाए, तो डिवाइडेड बाय 2 किया तो एवरेज स्कोर क्या आ गया 100 आ गया, तीसरे मैच में भी 100 रन बनाए तो डिवाइड बाय 3 करूंगा तो 100 आएगा, यानी कि एवरेज स्कोर अगर बराबर है मार्जिनल स्कोर से, तो एवरेज स्कोर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ आ रही है। दोबारा से समझा रहा हूं, देखिए भाई 100 पहले मैच में बनाए, दूसरे मैच में भी 100 बनाए, तो जब 200 रन टोटल बनाए डिवाइड बाय 2 किया तो एवरेज निकाला तो 100 आ गया, सर तीसरे मैच में भी 100 बनाए
तो डिवाइड बाय 3 करूंगा क्योंकि एवरेज निकाल रहा हूं ना, 3 करूंगा। तो सर अगर एवरेज स्कोर मार्जिनल स्कोर के बराबर होगा तो एवरेज स्कोर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एवरेज स्कोर से मार्जिनल स्कोर ज्यादा होगा, मतलब मार्जिनल स्कोर एवरेज स्कोर से ज्यादा होगा, सर एवरेज स्कोर कितना है 100, मार्जिनल स्कोर कितना है 150, मार्जिनल स्कोर कितना है 150 या 200 कर लेते हैं, कितना है 200, कितना है भाई 200, एवरेज स्कोर कितना था 100, पहले मैच का स्कोर कितना है 100, दूसरे मैच का स्कोर कितना था 200, तो डिवाइड बाय 2 क्या था, एवरेज स्कोर क्या आ गया था 100। समझ आ रही है? अब तीनों मैचों का स्कोर को प्लस करूंगा, 100 पहले मैच का, दूसरे मैच का 100 और तीसरे मैच का 200, अब हो गया 400। 400 को डिवाइड कर दूंगा कितने से 3 से, 400 को डिवाइड कर दूंगा 3 से भाई, 400 डिवाइडेड बाय 3, तो सर 1.33, सर एवरेज स्कोर बढ़ गया सर, यानी कि अगर मार्जिनल स्कोर एवरेज स्कोर से ज्यादा है, मार्जिनल स्कोर जो आखिरी मैच का स्कोर है वो एवरेज स्कोर से ज्यादा है तो एवरेज स्कोर क्या होगा, बढ़ जाएगा, एवरेज स्कोर क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है? सर बिल्कुल इसी तरीके से अगर एवरेज स्कोर से मार्जिनल मार्जिनल स्कोर एवरेज स्कोर से कम हुआ, यानी कि 100 की जगह 50 हो गया, जो इस मैच का स्कोर है वो एवरेज स्कोर के बराबर भी नहीं है ना उससे ज्यादा है, बल्कि उससे कम हो गया, तो तीसरे मैच का स्कोर कितना हो गया 50 हो गया, तो टोटल मैच का स्कोर कितना हो गया भाई 250 हो गया, डिवाइड बाय 3, तो सर 83.33% हो गया। तो सर अगर मार्जिनल स्कोर यानी कि नए मैच का आखिरी मैच का स्कोर एवरेज स्कोर से कम होगा तो एवरेज स्कोर गिर जाएगा, उस मैच का एवरेज स्कोर बंदे का रिजवान का गिर जाएगा। तो सर यही बताना चाह रहा हूं कि क्या जब तक क्या, मैंने दोबारा से बात करते हैं, अगर एवरेज स्कोर मार्जिनल स्कोर जितना होगा तो मार्जिनल स्कोर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखें 0-0, मार्जिनल स्कोर और एवरेज स्कोर बराबर है तो कोई मार्जिनल स्कोर में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मार्जिनल स्कोर एवरेज स्कोर से ज्यादा होगा, मार्जिनल स्कोर एवरेज स्कोर से ज्यादा होगा, पहले एवरेज स्कोर कितना था 0, अब मार्जिनल स्कोर क्या है 1, चेंज हो गई, सही है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। बात समझ आ रही है? सर इसी तरीके से मार्जिनल स्कोर 2 हो गया, सही, यहाँ पर था एवरेज स्कोर 1, तो मार्जिनल स्कोर क्या कर गया इंक्रीज कर गया। बात समझ आ रही है? सर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.5 है, इसको कैलकुलेट करना आप। समझ आ रही है? सर ये बॉक्स गलती से गलत बना हुआ है, हाँ इसको सही कर लीजिएगा। सर आगे मार्जिनल स्कोर 3 हो गया, इधर कितना आता आ रहा था 1.5 आ रहा था, समझ आ रही है? तो सर एवरेज स्कोर दोबारा क्या कर गया इंक्रीज कर गया। बात समझ आ रही है? ऐसी तरह से अगर मार्जिनल स्कोर एवरेज स्कोर से ज्यादा है तो एवरेज स्कोर क्या करता रहेगा हर पॉइंट पे इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन सर एक वक्त आएगा, ये देखें एक वक्त आएगा, ये दो लास्ट के देखें कि मार्जिनल स्कोर कितना है, अगर ये टेबल को हम अज्यूम कर लेते सेम है सही है, तो मार्जिनल स्कोर कितना है भाई है 2, और एवरेज स्कोर कितना है 3.6, वैसे ये गलत है, इसको कैलकुलेट करिएगा आप, ठीक है 3.6, तो एवरेज स्कोर से मार्जिनल स्कोर कम है तो मार्जिनल एवरेज स्कोर क्या हो गया गिर गया। दोबारा देखें एवरेज स्कोर कितना है यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे मार्जिनल कितना है 1, तो गिर गई। और मैं यही तो साबित करना चाह रहा हूँ। सर यहाँ पर आएगा, मैं आपको अगर दोबारा से कैलकुलेट करके बताऊं ताकि ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए। सर यहाँ पर आएगा टोटल प्रोडक्ट है 1 डिवाइड बाय 1, तो 2 की जगह आएगा 1, सही है। टोटल प्रोडक्ट है 3 डिवाइडेड बाय 2, दूसरे में आएगा 1.5, यहाँ पे 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 1.5 आएगा, 4 सॉरी 4 नहीं 6 डिवाइड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 तो आएगा 2, सही है। फिर यहाँ पर आएगा क्या 10 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर आएगा 2.5, सही है। सर यहाँ पर आएगा 3.6 की जगह, तो 13 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पर आएगा 2.6, यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, सही है। अब 15 डिवाइडेड बाय 6 2.5, यहाँ पे क्या आया 2.5, 3 की जगह क्या है 2.5, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2.5 आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे 2.5 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है यहाँ पे 2.5 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो सर अब क्या होगा, अब क्या होगा डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज हो जाएगा, सही है। 2.5 सॉरी 16 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या आ गया 2.22, 2.22 एक आ गया। सर इन्होंने मतलब क्या किया, इन्होंने ना राउंड ऑफ में लिया हुआ, इसकी वजह से ये लिखा हुआ। बात समझ आ रही है?
उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ आ गई होगी। सर दोबारा से अगर शॉर्ट में बताऊं, सर एवरेज प्रोडक्ट, अगर एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, तो एवरेज प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा है एवरेज प्रोडक्ट से, तो एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज कर जाएगी। मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम है तो एवरेज प्रोडक्ट खुद डिक्रीज हो जाएगी। सर यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, इसके अलावा यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं आ रहा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रही है तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट जैसे जैसे डिक्रीज करने लग गए 4 से 3 2 1, सर ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न है। सर उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। सर इकोनॉमिक्स में मैंने कहा था जैसे कि हर ग्राफ में हम नंबरिंग से नहीं बना सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सर हम सबसे पहले देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। सर मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले क्या हो रही है, 0 से 1 2 3 4, सही है, फिर 3 2 1 हो रही है, समझ आ रही है। तो सर ये देखिए, मिसाल दे रहा हूँ कि ये इंक्रीज हुई, फिर ये डिक्रीज हुई, और डिक्रीज होने के बाद डिक्रीज माइनस में चली गई। नंबर के बिना भी ये समझ आ रहा है कि पहले इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर माइनस में चली गई। आ रहा है या नहीं आ रहा? सर ये देखिए ना, क्या भाई, जीरो से स्टार्ट हुई, जीरो से स्टार्ट हुई, जीरो से स्टार्ट का मतलब क्या, कि ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सर ये पॉइंट शायद 4 हो, सही है, नंबर नहीं लिखा, मतलब क्या हो गया, फिर क्या हो रहा है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, समझ आ रही है। और एक वक्त आएगा कि डिक्रीज हो जाएगी, एक वक्त आएगा कि डिक्रीज हो जाएगी, बात समझ आ रही है। अगर आगे भी प्लॉट करते तो एक वक्त आएगा डिक्रीज हो जाएगी, सही है, ठीक है सर। सर ये क्या है, ये वाला जो कर्व है वो क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। फिर क्या बनाएंगे, टोटल प्रोडक्ट का, टोटल प्रोडक्ट का। सर याद है यूटिलिटी का, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट में क्या फर्क था, और सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशन था। मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव होगी, जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पे भी यही है, मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक पॉजिटिव होगी, टोटल यूटिलिटी क्या होगी, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगी, ओ सॉरी, मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक पॉजिटिव होगी तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ये देखिए भाई, देखें, ये देखिए यहां से लेके यहां तक ये पॉजिटिव है, यस सर, तो ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और सर यहां से लेके यहां तक ये पॉजिटिव है, सर ये तो डिक्रीज कर, अरे डिक्रीज कर रही है मगर पॉजिटिव तो है ना, है। ये 4 से 3 3 जो नंबर आ रहा है पॉजिटिव तो है ना, यहाँ पे 2 जो नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव तो है ना, ये यहाँ पे जो 1 नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव तो है ना, ये 0 जो नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव तो है ना, भाई बात सुनो। जब तक ये पॉजिटिव है सर, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट है इसको कहेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लेकिन पॉजिटिव ही है, इसको कहेंगे लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। सर ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, बात उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी। और सर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉजिटिव है मार्जिनल प्रोडक्ट, जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है जब तक टोटल प्रोडक्ट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट 0 पे चली जाएगी, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगी, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगी। सही है सर, आपको ऐसे ही कर्व बनाना है, ऐसे ही कर्व बनाना है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही है। और जैसी मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होगी तो टोटल प्रोडक्ट क्या करने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी। जैसी मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगी तो टोटल प्रोडक्ट क्या करने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी। जैसी मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होगी, सॉरी नेगेटिव होगी, सॉरी नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, गलत बोल दिया मैंने, तो टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज करने लगेगी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी। सही है भाई, जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है क्या हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रही है, एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रही है, एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रही है। सर जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लगी है, क्या होने लगी, डिक्रीज नहीं सॉरी नेगेटिव होने लगी, क्या होने लगी, नेगेटिव होने लगी, तो एवरेज प्रोडक्ट भी क्या होने लगी, नेगेटिव होने लगी। बात समझ आ रही है। सर आपको बनाना कैसा, सर आपने एक ऐसी लकीर बनाई, एक ऐसी लकीर बनाई, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे कट किया ना, उधर एक डॉटेड लाइन बना के ऊपर बना देना, फिर ऐसा करके एक ऐसा कर्व बनाना और एक ऐसे बनाना। सही है, टोटल प्रोडक्टिविटी का। फिर क्या करना, सर एक ऐसा पॉइंट निकाल लेना, ये एवरेज प्रोडक्ट का आया, और ये ऐसे करके ऐसे बना देना। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी, ग्राफ बनाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सर कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने चाहिए पिक्चर। सही है, ये जो पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट इसके साथ मैच करना चाहिए और ये पॉइंट इसके साथ मैच करना चाहिए, ये कॉन्सेप्चुअल है। सर ये पॉइंट
मैक्सिमम है सर। मैं ये क्या है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ये बताओ, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न ये बताओ। बात समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी सर। आगे, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। स्टेज वन, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ये क्या है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेज वन। if units of variable production are added to fixed factor of production, हम अगर यूनिट एडिट करेंगे फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, इनिशियली द मार्जिनल यूटिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न। marginal cost of the product also decreases during this stage। सर ये आगे जाके समझ आएगा अगले लेक्चर में, इसलिए मैं इसको अभी बात नहीं कर रहा। this stage is shown in the table from unit 1 to unit 4। स्टेज 2, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। सर ये लिखा हुआ, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा जो मैंने बताया। सर व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज पॉजिटिव टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो टोटल production is maximum या at maximum point। when margin productivity is negative total production decrease। when margin productivity is increase average production increase। when margin productivity decrease average production decrease। सर when margin productivity is same average production is same। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ चुकी होगी। सर यही तो बातें बताइए मैंने आपको। सर आगे, सर ये हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सर क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन के कुछ अजम्पशन है क्या? शॉर्ट रन पीरियड। शॉर्ट रन पीरियड कब होता है? जब दो कुछ फैक्टर प्रोडक्शन फिक्स हो, कुछ वेरिएबल हो। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई फर्क नहीं आ रहा, कांस्टेंट है, सही है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ रहा होमोजीनस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सारे होमोजीनस है, सही है सर। ये इसकी अजम्पशन है, ये आपको रीड कर लीजिएगा, ठीक है सर। सर वो रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न एंड मार्जिनल कॉस्ट, सर ये हम थोड़ा सा डिटेल में जाके आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए सर हमने सिर्फ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा है। सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नाम क्यों है सर? क्योंकि सर देखें, देखें वन, जब फिक्स एक दिया था तो ये जीरो था, तो 1:0 रेशो, 1:1, 1:2 रेशो बता रहा हूँ, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7। सही है? बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? सर हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे रेशो क्या कर रहा है? प्रोपोर्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, वेरिएबल है सर, इसलिए इसका नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सही है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों है ये बताया मैंने आपको। सर बिल्कुल इसी तरीके से, सर अगर ये 2:2 होता, 3:3 होता, 4:4 होता, तो रेशो क्या होता? 1:1 होता ही नहीं होता। 5:5 होता तो रेशो क्या होता? प्रोपोर्शन क्या होता? 1:1 ही होता। लेकिन क्या है? 1:2, 1:3, 1:4। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। सर अगर इन शॉर्ट दोबारा बात की जाए, प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है? प्रोडक्शन फंक्शन बताता है आपको रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार तरह के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। और आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में सिर्फ दो चीजें होती है, या तो गुड्स बनेगी या सर्विसेज बनेगी। समझ आ रही है? प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह से पढ़ेंगे, शॉर्ट रन में पढ़ेंगे कि लॉन्ग रन में पढ़ेंगे। शॉर्ट रन में इसका मतलब ये है कि कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होंगे, कुछ वेरिएबल होंगे। लॉन्ग रन का मतलब ये है कि सारे के सारे फिक्स होंगे, सॉरी सारे के सारे वेरिएबल होंगे। लॉन्ग रन का मतलब क्या? सारे के सारे वेरिएबल होंगे। सर शॉर्ट रन में जो लॉ पढ़ते हैं उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, और उसको वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों कहते हैं? हर स्टेज पे उनका जो रेशियो होता है फैक्टर और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, वो वेरी कर रहा होता है, जैसे 1:1, 1:2, 1:3। सर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न होता है जब मार्जिन प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही होती है। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न होता है जब मार्जिन प्रोडक्ट डिक्रीज हो रही होती है। सर लॉन्ग रन में जो पढ़ेंगे उसको कहेंगे रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल। सर इनपुट और आउटपुट में जो फर्क होता है वो 1+1 11 होता है, और 11 5 होता है। यानी कि अगर वेरिएबल फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐड करोगे तो आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक। एक सर्टेन पॉइंट आएगा जिसके बाद आप अगर आप दोबारा ऐड करोगे तो सर उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करने लग जाएगी। सही है? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर ये जो रेशो है इसको इसकी वजह से कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, 1:1, 1:2, 1:3। सर वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्ट के रिलेशन का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। ये प्रोडक्शन फंक्शन है। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बता रहे हैं, ये शॉर्ट रन है। समझ आ रही है? मार्जिनल प्रोडक्ट को अकेले कुछ भी नहीं है, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। सही है?
तो ये इसका डायग्राम है। डायग्राम कैसे बनती है भाई? ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। सर ये बनाने से पहले आपको जहाँ पे ये जीरो है इसको लाइन बनानी पड़ेगी और फिर यूं करके खत्म करना पड़ेगा और इसको यहाँ से डिक्रीज करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से यूं करके यूं करना पड़ेगा और यूं करना पड़ेगा। सर ये बस आपको डायग्राम बनाना सीखनी है, इसमें नंबरिंग करेंगे आप बहुत पंचायत पड़ जाएंगे, नंबरिंग करने की नीड नहीं है क्योंकि सर इकोनॉमिक्स में नंबरिंग लाजमी नहीं होती है। क्या लाजमी होती है? लेबलिंग लाजमी होती है सर, लेकिन इसको बताना है कि ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न है। जब मार्जिन प्रोडक्टिविटी जीरो पर है तो मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी और टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है। और जब मार्जिन प्रोडक्ट सॉरी जीरो पर है तो टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है। जब मार्जिन प्रोडक्ट नेगेटिव है तो टोटल प्रोडक्शन नेगेटिव हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब मार्जिन प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। समझ आ रही है? ये सारी बातें इसको एक्सप्लेन करनी है जब डायग्राम बनाओगे आप। तो उम्मीद करता हूँ इस सारी की सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, अजम्पशन समझ आ गई होंगी। तो मेरा बच्चा अभी तक ये लेक्चर रखते हैं सर, इसके बाद हम रिटर्न टू स्केल पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। तो सर अल्लाह हाफिज।